अगर बेटा कॉकरोच के विंग्स की बात करें तो कॉकरोच के विंग्स जो होते हैं वो पहली बात तो मैंने आपको दो तरह का बताया था। एक मेसोथोरेसिक विंग्स जिसको इलेक्ट्रा या टेगमिना बोलते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं, और एक मेटाथोरेसिक विंग्स जो वन पेयर होते हैं ये भी, और ये मेम्ब्रेनस और थिन होते हैं और ये उड़ने में हेल्प करते हैं। ये जो विंग्स होते हैं बहुत क्लियरली समझिएगा, जो विंग्स होते हैं पहली बात तो केवल और केवल अडल्ट में पाए जाते हैं, निम्फल स्टेज में आपको विंग्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात जो विंग्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। देखिए मेल के केस में क्या होता है, मेल केस में विंग्स आर लार्जर देन द एब्डोमेन। जो विंग्स होते हैं वो एब्डोमेन से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि इन केस ऑफ फीमेल अगर आप देखेंगे तो विंग्स आर स्मॉलर देन एब्डोमेन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेल केस में एब्डोमेन का ऊपरी हिस्सा डोर्सल पार्ट से पूरी तरह से विंग से कवर्ड होता है, ठीक ना। और फीमेल केस में एब्डोमेन का कुछ हिस्सा विंग्स के बाद भी आपको दिख रहा होता है। इसका मतलब अगर हम अडल्ट कॉकरोच को देखें तो अगर हम डोर्सल देख रहे हैं उसको, तो ऊपर से अगर एब्डोमेन हमें दिख रहा है तो वो फीमेल होगी, और अगर ऊपर से केवल पंख ही दिख रहे हैं डोर्सल सरफेस से, एब्डोमेन नहीं दिख रहा है जरा भी, तो वो मेल होगा पक्का। अच्छा अगर हम उससे पलट दें, उल्टा कर दें, वेंट्रल साइड से देखें तो वेंट्रल साइड में आपको गिनना पड़ेगा फिर एब्डोमेन के सेगमेंट, अगर 9 सेगमेंट तक गिन पा रहे हैं तो वो मेल होगा। कल मैंने बताया था आपको, मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और अगर आप 9 सेगमेंट ना गिन के केवल 7 सेगमेंट ही गिन पा रहे हैं और लास्ट का हिस्सा बोर्ड शेप निकल आया है तो वो फीमेल होगी। एकदम क्लियर ना बेटा। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ विंग्स आर लार्जर देन द एब्डोमेन और विंग्स डॉर्सली कंप्लीट कवर द एब्डोमेन, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है, विंग्स आर स्मॉलर देन एब्डोमेन एंड विंग्स डू नॉट कंप्लीटली कवर द एब्डोमिनल डॉर्सली। तो ये विंग्स का एक रूल समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और याद करें, इसके जो लेग्स होते हैं, इस लेग्स के बारे में भी एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ, केवल उसने लिख दिया कि थोरेक्स से जो होता है लेग्स निकलता है, और थोरेसिक लेग्स जो होते हैं पर थोरेसिक सेगमेंट 1 पेयर। तो कुल 3 थोरेसिक सेगमेंट, तो कुल कितने लेग्स निकलेंगे, 3 पेयर लेग्स निकलेंगे। लेकिन हर एक लेग्स में कुल 5 सेगमेंट होते हैं। हम इस पे देखते हैं कैसे कैसे होगा आपका। तो लेग जो होगा, ये पहली बात कितना होता है, 3 पेयर, 1 पेयर फ्रॉम ईच थोरेसिक सेगमेंट, और ईच लेग हैज, जो इसका लेग होता है, ईच लेग हैज, देखिए इसका ईच लेग हैज 5 रीजन्स, और वो 5 रीजन्स कौन से, कॉक्सा जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, जो मैंने यहां दिखाया आपको कॉक्सा। दूसरा आपका ट्रोकेंटर जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट हो, देखिए साफ साफ दिख रहा है एकदम, ट्रोकेंटर स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसके बाद है फीमर, क्या आपको फीमर। अच्छा इसके बाद क्या मिलेगा आपको, टीबिया। टीबिया कैसा होगा, इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। कैसा होगा, इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। देखो टीबिया सबसे इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होगा। और इसके बाद मिलेंगे, जैसे हम लोग के पैरों में 5 उंगलियां होती हैं, वैसे इनके पास पैरों में आकर के 5 उंगलियों के 5 छोटे छोटे टार्सोमियर्स होते हैं। इन सारे टार्सोमियर्स को एक साथ मिला के हम टार्सस बोलते हैं। तो यहाँ फिर क्या मिलने वाला हम लोग को, टार्सस मिलने वाला। और जो टार्सस होता है इसमें कुल 5 टार्सोमियर्स होते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 और 5। और जो 5 टार्सोमियर्स होते हैं इसमें जो सबसे लास्ट टार्सोमियर होता है, इसमें जो सबसे लास्ट टार्सोमियर होता है, इसे हम लोग कहा जाता है प्री टार्सस। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसे हम लोग बोलते हैं प्री टार्सस। और जो प्री टार्सस होता है उसमें आपको एक तो एडेसिव पैड मिलेगा जिसका नाम होता है एरोलियम, और इसके अलावा आपको 2 क्लॉ मिलते हैं। तो मैंने पहले लिख कैसे इसको याद करेंगे। तो टार्सोमियर, टार्सस जो होता है, टार्सस में 5 टार्सोमियर होते हैं, और इसके लास्ट टार्सोमियर को हम लोग प्री टार्सस बोलते हैं। और प्री टार्सस जो होता है, इस प्री टार्सस में आपको देखिए, इस प्री टार्सस में आपको एक होता है एरोलियम और 2 होते हैं क्लॉ। तो कंटेन 2 क्लॉ एंड एरोलियम। एरोलियम का लार्ज एडेसिव पैड, जब कॉकरोच चल रहा होता है तो उसके पैरों को जमीन पे चिपका के चलने में हेल्प करता है, और इसी की हेल्प से वो दीवार पे भी आसानी से चढ़ सकता है पक्का। अच्छा इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हर एक सेगमेंट पे, जैसे आपका जो टार्सोमियर्स है, तो इसमें टार्सोमियर नंबर 1 2 3 4 5 कुल 5 टार्सोमियर है। तो हर एक जंक्शन पे आपको मिलेंगे छोटे छोटे एडेसिव पैड, और इन छोटे छोटे एडेसिव पैड्स को प्लेंटुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेंटुली। तो एक बड़ा एडेसिव पैड है जिसका नाम है एरोलियम, जब वो सीधे चल रहा होगा तब उसकी जरूरत पड़ती है, और जब वो किसी दीवार पे चढ़ रहा होगा या खुरदुरी सरफेस पे चल रहा होगा तब अपने पूरे पैरों को चिपका के चलता है, तब इनको प्लेंटुली की भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो पर लेग प्लेंटुली कितना हो गया, 4। एरोलियम कितना हो गया, 1। मतलब कुल एडेसिव पैड कितने हो गए, 5 पर लेग। इसका मतलब कितने पैर है उसके, 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया, 30। तो टोटल एडेसिव पैड कितना होगा, 30। पर लेग कितना होगा,
5। क्लियर, क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है, कहता है पर लेग प्लेंटुली कितना होगा, 4। टोटल प्लेंटुली कितने होंगे, तो 24। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा, 24। कभी कभी पूछा एरोलियम कितने होते हैं टोटल, तो एरोलियम केवल एक पैर में एक ही है, तो कुल कितने हो गए आपके, कुल हो जाएंगे आपके 6। लेकिन जब कभी ये क्वेश्चन पूछेगा एडहेसिव पैड के नाम से, किसके नाम से, एडहेसिव पैड के नाम से, तो उसमें प्लेंटुली और एरोलियम दोनों कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक, तो ये डायग्राम इसके लेग का आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इससे अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये था बेटा इसका मॉर्फोलॉजी। क्या था इसका, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं इसकी एनाटॉमी। और एनाटॉमी को समझने से पहले हम आपको एक एक पार्ट इसका बता रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे एनसीईआरटी के पहले हम आपको समझाए थे, फिर एनसीईआरटी सिखाते कितना आसान है उसको याद करना। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी से न देख करके पहले इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम याद कर लें कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया आपके लिए इसके एलिमेंट्री कैनाल का। तो पहली बात याद रखिएगा कि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और आर्थ्रोपोडा के मेंबर में एलिमेंट्री कैनाल होती है कंप्लीट। कैसी होती है, कंप्लीट, मतलब माउथ और एनस दोनों पाया जाएगा, पक्का। इसका जो एब्डोमेन होता है, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये आपको 3 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देगी। एक कहलाता फोरगट, फिर मिडगट और हाइंडगट। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो अगर हम इसमें आपको डायग्नोस्टिक सेक्शन में दिखाएं तो जहां तक गिजार्ड है, कहाँ है आपका गिजार्ड, ये पूरा हिस्सा होता है इसका फोरगट का। गिजार्ड के बाद जहां पर आपका मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स लगा है, इलियम का जो पार्ट होता है, यहां तक इसमें मिडगट होता है, और उसके बाद का पार्ट होता है हाइंडगट। इसका मतलब फोरगट पे क्या क्या आएगा, फोरगट में आएगा माउथ, फोरगट में आएगा बक्कल कैविटी, फोरगट में आएगा इसोफेगस, फोरगट में आएगा फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। ठीक, और मिडगट में क्या आएगा, तो मिडगट में आएगा मेसेंट्रॉन। हाइंडगट में क्या आएगा, तो पहले आएगा इलियम, फिर कोलन, फिर रेक्टम। हाइंडगट में ये 3 आ जाएंगे। जो फोरगट और मिडगट होता है उसके जंक्शन पे हम लोग को मिलता है क्या, हिपैटिक सीका, ये याद रखिएगा। और जो मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन होता है उसके जंक्शन पे हम लोग को मिलता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। 2 क्वेश्चन बना, पहला कि हिपैटिक सीका प्रेजेंट एट, तो हिपैटिक सीका प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, और वहां पे जो एक बहुत नैरो पार्ट है उसका नाम है इलियम, और इलियम के ऊपर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल होती है जो उसमें आगे खुलती है। क्लियर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं ना। तो अगर हम कॉकरोच के इस पार्ट को इनलार्ज करके देखिए, फोरगट वाले पार्ट को, फोरगट के पार्ट को इनलार्ज कर दे, तो फोरगट के पार्ट में हम लोग को मिलना है, सबसे पहले मिलेगा आपको माउथ, और आफ्टर द माउथ वी विल गेट द बक्कल कैविटी, और उसके बाद हमको मिलेगा फेरिंग्स। कल मैंने आपको, मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको माउथ के बारे में समझाया था कि माउथ जो होता है इसमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है, और उसमें मैंडिबल पाया जाता है। मैंडिबल किसके लिए होते हैं, बाइट करने के लिए, काटने के लिए। उसमें 2 रीजन होता है, आगे का हिस्सा जो था उसको बोलते थे इंसीजन रीजन, और पीछे के हिस्सा को बोलते थे ग्राइंडिंग रीजन। याद करिए, तो इंसीजन रीजन बाइट करने के लिए, ग्राइंडिंग रीजन किसके लिए होगा, ग्राइंड करने के लिए होगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया था कि आपको हाइपोफेरिंक्स मिलेगा, टंग जैसा, मैक्सिला मिलेगा जो फूड को कलेक्ट कर रहा होगा, और ऊपर का लिप लैब्रम और नीचे लेबियम, ये भी आपको मिलेंगे। माउथ पार्ट के बाद आपको मिलेगा पीछे बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के बाद मिलेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स एक सीधा क्वेश्चन आता है कि फेरिंग्स का स्ट्रक्चर को देखता होता है शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा होगा, याद करिए, द शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इट इज द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं, बल्कि आप कहिए कि सेलेवरी ग्लैंड जो होती है वो आके बक्कल कैविटी में खोलती है, और सेलेवरी ग्लैंड जो होती है ये आपको डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है, अमाइलेज से लेकर काइटिनेज तक के ग्रुप वाले सारे एंजाइम सिक्रीट करती है। लेकिन मेनली इनका ग्रुप जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट वाला ही रहेगा इसका, ठीक ना बेटा। तो सेलेवरी ग्लैंड आप खोलती है बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी के बाद फूड आता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद एक नैरो पैसेज, उसका नाम है इसोफेगस। इसका नाम लिखा नैरो ट्यूबुलर, तो शॉर्ट ट्यूबुलर नाम देगा तो फेरिंग्स है, नैरो ट्यूबुलर नाम देगा तो इसोफेगस। सब एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ध्यान रखना। शॉर्ट ट्यूबुलर लिखेगा तो फेरिंग्स है, नैरो ट्यूबुलर लिखेगा तो इसोफेगस है, और उसके बाद एक बड़ा सा कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको नाम होता है क्रॉप। ठीक, तो क्रॉप कैसा होगा, सैक लाइक, जैसे हम लोगों में स्टमक होता है वैसे इनके में क्या होता है, क्रॉप होता है। अब फॉर स्टोरेज ऑफ इंजेस्टेड फूड, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो कुछ भी ये खा रहा होता है इन सारी चीजों को ये क्रॉप में अपने इकट्ठा करता है।
और इकट्ठा करते। लेकिन क्रॉप में दिक्कत ये कि हमारे स्टमक और इसमें अंतर क्या, हमारे स्टमक में ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लेकिन इनके क्रॉप में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है। तो फिर सर ये डाइजेशन कैसे करेगा फिर? तो डाइजेशन क्रॉप में होता है, लेकिन वो सैलिवरी ग्लैंड के एंजाइम से होता है। एक्चुअली बक्कल कैविटी में फूड इतने देर नहीं रखा जाता कि सलाइवा उस पर एक्ट करे। तो जब उस फूड को सलाइवा से मिक्स करके हम क्रॉप में भर लेता है कॉकरोच, तो उसका डाइजेशन सैलिवरी ग्लैंड के एंजाइम से होता है। तो फिर याद रखिएगा, क्रॉप डू नॉट हैव एनी एंजाइम, क्रॉप के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन डाइजेशन अकर बाय एंजाइम्स ऑफ फेरिंग्स या एंजाइम्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। समझ में आ गया? तो जो डाइजेशन होगा सैलिवरी ग्लैंड के सलाइवा के द्वारा होगा, पक्का। उसके बाद हम लोग को मिलता है गिजार्ड। क्या मिलेगा बेटा हम लोग? गिजार्ड। ये भी किसका पार्ट है? फोरगट का। और गिजार्ड देखो, कॉकरोच जो है जल्दी जल्दी सब कुछ खाता जा रहा है, बटोरता जा रहा है, तो उसमें कुछ स्पाइनी फेरस सब्सटेंस रह जाते हैं जिसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, उनको क्या करना होता है? क्रश करना होता है। तो गिजार्ड जो होता है, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये बना होता है सर्कुलर मसल का। तो देखिए लिखा आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिन इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग द 6 हाईली काइटिनस प्लेट। तो मैंने यहाँ डायग्राम एक बना रखा, फिर दिखा दे रहा हूँ आपको। तो बाहर की लेयर सर्कुलर मसल की बनी होगी और अंदर काइटिन की प्लेट्स होंगी ऐसे। देखिए यहाँ डायग्राम में दिख रहा है इसका। तो जो काइटिन की प्लेट्स होंगी वो दांत जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करती है। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट में ग्राइंडिंग ऑर्गन कौन है? उसका मैंडिबल। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पार्ट के अलावा ग्राइंडिंग ऑर्गन कौन है? इट इज द गिजार्ड। और गिजार्ड किसके बाद होगा? क्रॉप के बाद होगा। कॉकरोच में और आपके अर्थवर्म में यही एक अंतर है। अर्थवर्म में गिजार्ड पहले होता है, क्रॉप बाद में होता है, और मतलब स्टमक बाद में होता है, जबकि इनके में क्रॉप पहले और गिजार्ड बाद में। और सब ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मसल का बना हुआ है। और दूसरा 6 काइटिनस प्लेट पाई जाती है, 6 काइटिनस प्लेट जो फूड को क्रश करती हैं, और इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। कितना बड़ा क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द फोरगट। फोरगट के बाद जो अगला पार्ट होता है वो होता है मिडगट। और जो मिडगट का पार्ट होता है, इस मिडगट को स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको ब्लाइंड टिब्यूल्स मिलती है, और इन ब्लाइंड टिब्यूल्स को हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब ये ट्यूब्स जो होती है वो ऊपर से बंद और एक तरफ से खुली होती है, और ये खुलती किसमें है? कि मिडगट में, मतलब दोनों के जंक्शन पे। और इनसे निकलते एंजाइम्स। क्या निकलते हैं? एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो हेल्प करते हैं किस पर? डाइजेशन में। तो देखिए इनके बारे में लिखा क्या है। पहले बात इनकी लोकेशन देखो, नंबर कितना होगा, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पाए जाएंगे। सर दूसरा ये बताओ कितनी संख्या में? तो 6 से 8 होते, लिखा 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स होंगी। और तीसरा, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और ये सारा डाइजेस्टिव निकल किस में जाएगा? मिडगट में जा रहा होगा, तो जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है आपका मिजेंट्रॉन का। मिजेंट्रॉन को मिडगट बोलते हैं। हम लोग में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वैसे इनके पास मिजेंट्रॉन होता है, और ये मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। इट इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, जो कि परफोरेटेड होती है, बहुत थिन होती है, जिसके द्वारा एंजाइम्स निकल करके डाइजेशन कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। जबकि फोरगट और हाइंड गट की वॉल जो होती है इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड होती है। फिर सुनिए, फोरगट और हाइंड गट की वॉल इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड होती है ताकि उसको बचाया जा सके स्पाइनिफेरस सब्सटेंसेस से। लेकिन मेजेंट्रॉन की जो वॉल होती है वो क्यूटिकल से लाइंड नहीं होती है, वो लाइन होती है आपकी पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन से। तो मेजेंट्रॉन वो जगह होगी जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन भी होगा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होगा, जैसे हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आफ्टर दैट हम लोग को मिलेगा इसी का अगला पार्ट, जिसे हम लोग बोलेंगे हाइंड गट। और हाइंड गट जो होगा, इस हाइंड गट का सबसे पहला पार्ट कहलाएगा इलियम। फिर आपको मिलेगा कोलन, सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा इसके एलिमेंट्री कैनाल के हाइंड गट का। और फिर मिलेगा हमको रेक्टम। रेक्टम की पहचान होती है, 6 रेक्टल पैपिला पाए जाते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फीकल सब्सटेंस होता है वो पैलेट्स के फॉर्म में होता है, वो छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में होता है। अच्छा सर फिर बताइए, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे आपको फिर टिब्यूल्स मिलती हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिनकी संख्या जो होती है वो 100 से लेके 150 तक हो सकती है। लेकिन भले ये पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे, लेकिन डाइजेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और इनको हम लोग बोलते हैं मेल्पीजियन टिब्यूल्स। क्या बोले इनको? मेल्पीजियन टिब्यूल्स। क्लियर हो गया?
चलिए इसको बाद में फिर से आते हैं। देखो हाइंड गट का सबसे जो नैरोअर पार्ट होता है उसका नाम होता है इलियम। आफ्टर द इलियम कोलन, ध्यान रखिएगा हम लोग में इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि इनके में इलियम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद आपको मिलेगा कोलन, फिर मिलेगा आपको रेक्टम और लास्ट में मिल जाएगा आपको एनस। क्लियर, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को। और इसकी भी वॉल लाइंड हुई क्यूटिकल से। मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं पीले रंग के, येलो कलर के, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। और जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका मुख्य काम एक्सक्रीशन होता है और ऑस्मोरेगुलेशन होता है। इनका डाइजेशन को लेना देना नहीं है, बस अंतर मतलब इनका वर्क क्या है कि ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये पूरे इस तरह से लगे होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं और इनकी ओपनिंग खुली होती है, ओपन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही। तो जो हीमोलिम्फ होगा, इस हीमोलिम्फ में से ये सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते, सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को, और यूरेट्स के फॉर्म में से बाहर निकाल देते हैं। बात समझ गया? तो जितने मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो सबके सब क्या करते हैं, हीमोलिम्फ में से, इनके ब्लड में से सिक्रेटरी सब्सटेंसेस मेनली पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कोई यूरेट सेल जिसको बनाती है, पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब करके वो एलिमेंट्री कैनाल के दौरान निकालने का प्रयास करते हैं यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इसका मतलब कॉकरोच में स्क्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, इट शुड बी द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, नंबर कितना होगा, 100 से लेके 150, 100 से 150 पेयर नहीं, फंसाएगा आपको। हिपैटिक सीका का नंबर 6 से 8 था, 6 से 8 पेयर नहीं था। देखो इधर देखो, हिपैटिक सीका का नंबर 6 से 8 था, देखो इधर 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, 6 से 8 पेयर मत याद कर लेना। और वैसे ही आपका जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल इसका नंबर 100 से 150 होगा, 100 से 150 पेयर नहीं होगा। कंफ्यूज कराएंगे एग्जाम में आपको। कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा, थिन फिलामेंटस होगा। ठीक है, ये भी ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होंगे और हेल्प इन रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ, उसे एब्जॉर्ब करेंगे। इसको समझाने के लिए हमने आपको एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया, उसे एक मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का, और देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ये कहां से कर रहे हैं बेटा, ये तो ये आपका हीमोलिम्फ में से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, यूरेट, वाटर, इन सबको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ पे ये पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब पोटेशियम यूरेट के साथ ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, और इसी यूरिक एसिड को ये एलिमेंट्री कैनाल में एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जो वॉल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, आखिर इसमें सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, फिर ये निकल कैसे पा रहे हैं, तो उसके लिए लिखा है एनसीईआरटी ने कि इट इज लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलिया। मतलब यहाँ पे सीलिया होंगे जो सब्सटेंसेस को नीचे ढकेल रहे होंगे, डाउनवर्ड ढकेल रहे होंगे। तो इट इज लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलिया। और खास बात, जो सिलिएटेड एपिथेलिया है वो किसकी बनी होती है, क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलिया होती है। कैसे होती है, क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलिया। और उसकी वॉल भी कैसे, पल्सेटाइल वॉल है, 5 से 15 पल्सेशन पर मिनट, मतलब कि लगातार पंप भी कर रहा होता है सब्सटेंसेस को डाउनवर्ड। और कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होगा बेटा, बोलो? तो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो जाएगा आपका यूरिक एसिड। क्या निकालेगा, यूरिक एसिड। वैसे इंसेक्टा के सारे मेंबर यूरिक एसिड ही निकालते हैं, समझ में आ गया ना? तो ये कॉकरोच का बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। चलिए इन दोनों को हम लोग देखते जरा एनसीईआरटी कैसे लिखता है इसको। इतना तो अब इसको आगे समझना बेटा। देखो डायग्राम तो वही जो मैंने बनाया था एनसीईआरटी वाला ये। अब यहाँ पे लिखा क्या है, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। और वो 3 रीजन कौन है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक, द माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स आया, लीडिंग टू द, अब देखो, नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस। तो शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, नैरो ट्यूबुलर पैसेज है इसोफेगस। दिस इन टर्न ओपन इनटू द सैक लाइक, देखो क्या लिखा, क्रॉप यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, इंजेस्टेड फूड का। द क्रॉप फॉलोड बाय गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलर। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड द थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग द 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। ये बना होता है आउटर लेयर ऑफ द सर्कुलर मसल का, और अंदर 6 प्लेट्स होती हैं जो फूड को क्रश करती है। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। देखो लिखा ना, एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल। पूरा का पूरा फोरगट अंदर से क्यूटिकल से लाइंड होता है, लेकिन मिडगट नहीं होता, हाइंडगट फिर हो जाएगा। कहता अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड, 6 to 8 पेयर नहीं, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। क्वेश्चन बना,
और लिखता है इसका फंक्शन क्या होगा, तो कहता है विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस at the junction of the midgut and hindgut are present another ring of 100 to 150 पेयर नहीं, केवल 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स द हेल्प इन रिमूवल टू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया, ठीक है, फ्रॉम द हीमोलिम्फ। द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट, जो हाइंड गट होता है ये लाइन याद रहे, हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट, दिख भी रहा था हम लोग को, कोलन कैसे देखिए ज्यादा ब्रॉडर था, and is differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum open out through the anus. यहां तक बेटा समझ में आ गया ना। तो ये रहा बेटा एनसीईआरटी से आपका डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। और डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद अगर हम इसी में एक चीज और जोड़ दें तो आखिर सवाल ये पैदा सर ये बताइए पोटेशियम यूरेटिक क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। तो इनके पास फैट बॉडीज होती हैं, फैट बॉडीज, और जो फैट बॉडीज होती है, ये फैट बॉडीज में चार तरह की सेल्स होती है। हम ट्रिक बताते हैं इसका, मोटू, MOTU, माइसिटोसाइट, ओइनोसाइट, ट्रोफोसाइट और यूरेट सेल्स। जो यूरेट सेल्स होती है एक्सक्रीटरी नेचर की होती है। यही यूरेट सेल हीमोलिम्फ में पोटेशियम यूरेट्स के क्रिस्टल्स बनाती है, याद हो गया। तो इनके पास फैट बॉडीज पाई जाती हैं और फैट बॉडीज में चार तरह की सेल्स होती है, माइसिटोसाइट, ओइनोसाइट, ट्रोफोसाइट, यूरेट सेल। इसमें से अब क्वेश्चन केवल आने वाला है यूरेट सेल से, याद रखिएगा। तो जो यूरेट सेल्स होती है पार्ट ऑफ फैट बॉडीज, और यूरेट सेल क्या करती हैं, ये निकालती हैं, बनाती हैं पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल्स, और इसी पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल को आपका जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल था वो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। बड़ा समझ में आ गया ना। तो ये था बेटा इसका ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये एक्सक्रीशन में करता क्या है, तो ये एक्सक्रीट करता है आपका यूरिक एसिड। इसके बाद इसमें दो चीजें दे रखा है, इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले इसका आप देख लीजिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख लीजिए। तो एक डायग्राम, 2-3 डायग्राम मैंने बना रखे हैं आपको समझाने के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के। तो उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहली बात याद रखिए कैसा होता है, ये ओपन। देखिए पहले डायग्राम में मैंने इसका डॉर्सल व्यू दिखाया आपको। ये जो डायग्राम है किसका दिखा रहा है, इसका डॉर्सल व्यू दिखा रहा है। इसमें बेटा मैंने आपको 3 डायग्राम दिखा रखे और 3 डायग्राम में पहला डायग्राम जो है इसके डॉर्सल व्यू को दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपके हार्ट के चैम्बर्स को क्लियरली दिखाने का प्रयास करेंगे। डॉर्सली हार्ट के चैम्बर जो होते हैं, जो हार्ट होता है वो एकदम मिड डॉर्सल लाइन पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पाया जाता है। किस एक्सिस मिलेगा आपको बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पाया जाएगा, मिड डॉर्सल लाइन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये मिलेगा हम लोग को। देखिए ये वाली लाइन, ठीक है, डॉर्सल व्यू है। दूसरा डायग्राम जो मैंने दिखाया उसमें मैंने आपको हार्ट किस जगह पे होगा, डॉर्सल होगा कि वेंट्रल होगा, ये समझाने के लिए ऊपर आपको दिखाया ये डॉर्सल होगा। जब आप लैटरल व्यू देखेंगे तो डॉर्सल दिख रहा होगा, और जब आप डॉर्सल व्यू से देखेंगे इसको तो एकदम बीचों बीच दिखाई दे रहा होगा, है ना, डॉर्सल की वॉल से चिपका हुआ एकदम बीचों बीच दिख रहा होगा। और तीसरा डायग्राम जो मैंने बनाया है यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए कि हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। उसमें से एक डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिया है डॉर्सल व्यू वाला। तो अगर इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, इट इज द ओपन टाइप। कैसा होगा बेटा, बोलो, इट इज ओपन टाइप। और ब्लड फिल्ड इन द बॉडी कैविटी कॉल्ड द हीमोसील। तो इसके बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड भरा होता है, इसको हम हीमोसील बोलते हैं। तो जब बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ है, ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ब्लड और लिम्फ में कोई अंतर नहीं है। मतलब टिश्यू फ्लूइड और ब्लड दोनों आपस में मिक्स है। तो ऐसे ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। देखो यहां हमने लिखा है इसका, the blood filled in the cavity, this cavity is called hemocoel, and such blood which is mixed with the tissue fluid या lymph is called as a hemolymph। ठीक, hemolymph कैसा होता है, कलरलेस, मतलब इसके ब्लड में कोई कलर ही नहीं है, रेड कलर नहीं होता है। अच्छा, ब्लड का कलर होता किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन या किसी भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से होता है। लेकिन अगर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही ना हो तो कलर कैसे आएगा। लेकिन उसका नुकसान भी तो है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में ब्लड का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में, गैसेस एक्सचेंज में। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस है, इसका मतलब उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। और जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो क्या इसका कोई रोल होगा, गैसेस ट्रांसपोर्ट में नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। और यहीं से एक चीज हम लोग याद रखें, इसका मतलब इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा इवॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए एलिडा के बाद अभी एलिडा तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई उदय हुआ ही नहीं था, वहां गैसेस जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा था।
लेकिन आर्थ्रोपोडा को अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए पूरा जाल बनाना पड़ा, ट्रैकिया की ट्यूब बनानी पड़ी, ट्रैक्यूल्स बनाने पड़े। तो इनके ब्लड के अंदर ये क्षमता नहीं है कि ऑक्सीजन को कैरी कर सके, गैसेस को कैरी कर सके, इसलिए इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। तो ये बात समझ में आ गया। तो हीमोलिम्फ कलरलेस होता है, तो क्या इसका मतलब फिर ब्लड का रोल क्या रह गया फिर? तो ब्लड के बहुत सारे रोल होते हैं, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में, आपके फूड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, स्क्रिटरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारे रोल होते हैं इसके अलावा ब्लड के। तो हीमोलिम्फ जो होगा ये कलरलेस होगा, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो रोल इन द गैसेस ट्रांसपोर्ट, और ये कंटेन करेगा हीमोसाइट्स, कंटेन करेगा हीमोसाइट्स। और जो हीमोसाइट्स होती हैं ये WBC जैसी होती है, ये फैगोसिटिक होती है, ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग करती है और वुंड हीलिंग करती है, मतलब कि चोट लगने पे घाव को भरने में हेल्प करती है। और इसके अलावा इनमें क्या मिलेगा आपको? प्लाज्मा। प्लाज्मा में स्टोर्ड सब्सटेंसेस होंगे, ट्राई हेलोज एक सब्सटेंस होता है वो भी इनके में पाया जाता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है। समझ में आ गया। लेकिन ब्लड में आपको RBC नहीं मिलेगी, ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। ब्लड समझ में आ गया बेटा? ऐसी कैविटी क्या बोलेंगे? हीमोसील बोलेंगे। अब आगे देखो। अच्छा, इस डायग्राम में अगर हम देखें फिर से एक बार, तो इस डायग्राम हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि हार्ट की पोजीशन जो है, हार्ट की जो पोजीशन है वो डॉर्सल सरफेस एकदम मिड लाइन में दिख रही है हम लोग को। देखो एकदम एकदम एग्जैक्टली मिड लाइन में दिख रहा है। और हार्ट के चैम्बर्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ लिखा है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, तो इनके में हार्ट जो होता है वो हम ही लोग जैसा केवल एक ही पाया जाता है, लेकिन हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इनके हार्ट में कुल 13 चैम्बर होते हैं। तो नंबर ऑफ हार्ट इन अ कॉकरोच सिंगल, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच तब बोलिएगा 13। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी हार्ट प्रेजेंट इन अ कॉकरोच? सिंगल आएगा आंसर। हाउ मेनी चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच? दैट इज 13 चैम्बर्स। और 13 चैम्बर में 3 होंगे थोरैसिक और 10 होंगे एब्डोमिनल। तो 3 पाए जाएंगे थोरेक्स में, प्रोथोरेक्स, मीजो और मेटाथोरेक्स में, और 10 होंगे एब्डोमिनल। मैंने इनको लिख दिया यहाँ पे, देखिए ये प्रोथोरेक्स है, मीजो और मेटाथोरेक्स का है। और उसके बाद के जो 10 दिख रहे होंगे वो आपके मिल जाएंगे एब्डोमिनल सेगमेंट के। एक अंतर और बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग का हार्ट अगर होता है वर्टिब्रेट्स का तो वो वेंट्रल होता है, और इनके में हार्ट अगर है तो वो कैसा है? डॉर्सल है। दूसरा बड़ा अंतर ये होता है कि हम लोगों में हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? वर्टिब्रेट का मायोजेनिक होता है, उसमें एसे नोड और एवी नोड हो सकते हैं, लेकिन इनका हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। कैसा था बोलो? न्यूरोजेनिक होता है। और न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि जब तक इनके ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से इंपल्स नहीं आएगी तब तक हार्ट पंप नहीं करेगा। मतलब हार्ट की पंपिंग के लिए नर्व सप्लाई इनके में जरूरी है, जबकि हमारे में ऐसा नहीं। हमारा हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। वर्टिब्रेट्स हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। ये समझ में आ गया अंतर? बहुत बढ़िया। अब देखो, हार्ट को बीचों बीच सपोर्ट करने के लिए, एकदम मिड लाइन पे सपोर्ट करने के लिए आपने मिलेगी यहाँ पे एलरी मसल। कौन सी मसल बेटा मिलेगी? एलरी मसल। और एलरी मसल जो होती है फैन शेप की होती है और 12 पैर पाई जाती है। मैंने आगे लिखा है आपको जाकर के। तो एलरी मसल जो होती है फैन शेप की होती है, 12 पैर पाई जाती है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? तो ये इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का वो डायग्राम था जो एनसीईआरटी ने अपने में बनाया, उसने अपने बुक में दिखाया आपको। लेकिन इससे ना सारी बातें क्लियर होती नहीं है। दिक्कत यह है कि हमको इससे समझ नहीं आ रहा है कि हार्ट एकदम बीचों बीच है कि डॉर्सल पे वेंट्रल, तो हमको उसको लेटरल व्यू देखना पड़ेगा। कौन सा व्यू देखने को बेटा? बोलो लेटरल व्यू। जब लेटरल व्यू हम लोग इसका देखेंगे, देखिए इस लेटरल व्यू में हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि हार्ट जो है बॉडी के पहली बात तो 3 कैविटी बना दिया है यहाँ पे। देखिए बॉडी के 3 हिस्से दिखा रहे हैं। एक कहलाता है पेरिकार्डियल साइनस, सबसे ऊपर पेरिकार्डियल साइनस, सबसे नीचे पेरीन्यूरल साइनस, और सबसे बीच में क्या हो जाएगा आपका? पेरीविसरल साइनस। पेरिकार्डियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हार्ट है, पेरीविसरल से बोले कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल है, और पेरीन्यूरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें नर्व कॉर्ड गई हुई है। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट में दिखा रखा है, ये नर्व कॉर्ड गई हुई है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, वो तो डायफ्राम है। और ये चारों चैम्बर, ये तीनों चैम्बर डिवाइड होते 2 डायफ्राम से। तो ये डायफ्राम हम लोग जैसे मस्कुलर डायफ्राम नहीं है, मस्कुलर डायफ्राम ओनली प्रेजेंट इन द मैमल्स। और किसे मिलता है आपको? ये मिलता है आपको क्रोकोडाइल में। लेकिन इनके पास डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर है जो कि परफोरेटेड होता है। तो डायफ्राम 2 हो गया, एक हो गया डॉर्सल डायफ्राम जो यहां दिख रहा है आपको, और एक हो गया वेंट्रल डायफ्राम जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। तो इस हिसाब से कैविटी 3 बन गई। एक ऊपर की पेरिकार्डियल, बीच में पेरीविसरल, और सबसे नीचे पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, साइनस मतलब कैविटी। अब यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर की जो कैविटी है इसी कैविटी में हार्ट रखा हुआ, और जब इस डायग्राम में हम आके देखते हैं तो हमको साफ साफ दिख रहा है हार्ट कैसा? मिड वेंट्रल, सॉरी मिड डॉर्सल है।
अब सवाल ये बता सर ये ब्लड का सर्कुलर, देखिए यहाँ पे एलरी मसल्स के बारे में भी लिख दिया, आप लिख लीजिएगा 12 पेयर होती है और कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, फैन लाइक होती है, फैन शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। हार्ट के चैम्बर लिखा है 3 + 10 हो जाएगा आपका। और अगर हम लोग देखें इसमें ब्लड पंप कैसे होता है, तो उसके लिए आप ऐसे समझिए कि ब्लड जो होता है वो इस पूरी कैविटी में भरा हुआ है। तो जब इनकी यहां से मसल्स इसको पुल करती है, अपनी तरफ खींचती हैं, तो उस समय ब्लड जो होता है वो इनके कैविटी में तेजी से भर जाता है। और फिर हार्ट में पल्सेशन होता है, नीचे दिखाया गया पल्सेशन होता है, तो हार्ट क्या होता है फिर आगे फॉरवर्ड पंप हो जाता है, समझ आ गया। फिर ब्लड पंप होकर के जगह जगह पंप होकर फिर ये वापस आता है, इससे भर जाता है, फिर भर के फिर इनके ब्लड में हार्ट में भरेगा, फिर ये पंप हो जाएगा। तो इस तरह सर्कुलेशन लगातार इनका चलता रहता है। अब सर अगर ये ओपन टाइप का ब्लड उससे सिस्टम है तब तो ब्लड वेसल नहीं होनी चाहिए, नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। अगर ओपन टाइप का सिस्टम है तो ऐसे सिस्टम में ब्लड वेसल्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, हाँ, लेकिन जब होंगी तो ऑलवेज कैसी होंगी, पुअरली डेवलप होंगी। तो फिर यार इनके पास ब्लड वेसल सिस्टम के नाम पे खाली ब्लड वेसल के नाम पे एंटीरियर अओर्टा पाया जाता है, जो कि ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वैरिंग डायमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। मतलब कैपिलरी, आर्टरी और वेंस तीनों का जाल तो है नहीं, और जब ये तीनों का जाल नहीं होगा तो सब लोग क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे, ना कि क्लोज बोलेंगे। बात में समझ आया। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि अगर ओपन टाइप है तो उसमें ब्लड वेसल एकदम नहीं होंगे, ब्लड वेसल्स हो सकती है, हो सकता है वो कैसी होंगी, पुअरली डेवलप होंगे। कैसे होंगे बेटा बोलो, पुअरली डेवलप ब्लड वेसल्स हो सकती है। समझ आ गया। तीसरा डायग्राम जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है ये समझाया मैंने आपको। तो हार्ट के हर एक चैम्बर में 2 पार्ट है, एक इसका एंटीरियर पार्ट और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो दूसरे के एंटीरियर से जुड़ा होता है। तो जहां पे दूसरे का एंटीरियर पहले के पोस्टीरियर से जुड़ा होता है वहां पे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ देखिए ऑस्टिया दिखेगा, यहां पर भी और इधर भी दिखेगा आपको ऑस्टिया, जिस जगह पर होगा। अब जब हार्ट डायस्टॉल करता है, डायस्टॉल करना मतलब कि फैलना, तो जब हार्ट फैल रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में उसके ऑस्टिया ओपन हो जाएंगे और हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, जो कि हर एक चैम्बर का जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस समय ब्लड जो होगा वो चारों तरफ से आ करके हार्ट के अंदर भरता चला जाएगा, ठीक। तो जब हार्ट में हुआ डायस्टोल, तो डायस्टोल तो फैला, जब हार्ट फैला तो ऑस्टिया खुल गया, जब ऑस्टिया खुल गया तो ब्लड उसके अंदर भर गया। और फिर हार्ट करेगा सिस्टोल, पंप करेगा, और जब पंप करेगा तो सबके इंटीरियर पार्ट खुल जाएंगे, अब ब्लड जो हो जाएगा वो आगे की तरफ फॉरवर्ड पंप हो जाएगा। तो इस तरह का हार्ट का जो पल्सेटाइल नेचर है और जो एलरी मसल है, ये दोनों मिलकर के ब्लड को भरने और ब्लड को पंप करने में हेल्प करते हैं। तो एलरी मसल के 2 काम हो गए। पहला, ये हार्ट को सपोर्ट भी करती है मिड डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रखने में, और दूसरा ये हार्ट में ब्लड की फिलिंग और पंपिंग में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो बेटा ये रहा इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद हम लोग को मिलेगा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। जरा ये भी समझ लो, फिर हम एनसीईआरटी देखते हैं, या पहले एनसीईआरटी देख लो। देखो एनसीईआरटी फिर इसके ब्लड सिस्टम में क्या लिखता है, लिखा है एनसीईआरटी ने कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप। किसको बोल रहा है, एंटीरियर अओर्टा को बोल रहा है, पूरे से गायब नहीं किया उसने। फिर लिखा है एंड ओपन इनटू द स्पेस हीमोसील, तो कैविटी का नाम हीमोसील भी बता दिया। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ्ड इन ब्लड। सीधी सी बात है, डूबे रहेंगे उसमें ब्लड में हीमोलिम्फ के द्वारा। और देखो ब्लड का नाम लिख दिया हीमोलिम्फ, और लिखा हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस। समझ आ गया। तो प्लाज्मा कैसा, कलरलेस, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और हीमोसाइट्स, और हीमोसाइट्स कैसी होती है, जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। तो इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इनके पास आरबीसी नहीं है, इनके पास हीमोसाइट्स है। अब प्लाज्मा कैसा, कलरलेस है। जबकि अर्थवर्म का प्लाज्मा कलर्ड होता है, हालांकि उसके पास भी आरबीसी नहीं, लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके प्लाज्मा में। Heart of the cockroach consists of elongated muscular tube lying along with the dorsal line of thorax and abdomen. तो 3 चैम्बर थोरेक्स में और 10 चैम्बर एब्डोमेन में। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर विद ऑस्टिया। किसको बोला, समझते हो, देखो ये चैम्बर ऐसे बता रहा है, फनल शेप होगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, ऑस्टिया मिलेगा। तो फनल शेप्ड चैम्बर विद द ऑस्टिया। फिर लिखा blood on either side, blood from sinuses enter heart through the ostia। जो मैंने बताया आपको, ब्लड इससे होकर के यहां भर जाएगा ऑस्टिया, एंड पम्प्ड एंटीरियरली इन द साइनस अगेन, और फिर ये पंप हो जाएगा आगे की तरफ, जो मैंने आपको समझाया वहां पे।
तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनसीईआरटी ने बहुत कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को काफी कुछ इसमें समझ में आ गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद इनका है इस इनके ब्लड सिस्टम के बाद इनका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए फिर मैंने आपके लिए दो डायग्राम बनाया, एक जनरल कि किस तरीके से स्पायरिकल खुलते हैं और दूसरा स्पायरिकल ट्रैकिया और ट्रैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो डायग्राम है। लेकिन हम पहले जरा इसके बारे में स्टेटमेंट समझ लेते हैं, पहले समझ लीजिए, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने बोला कि ब्लड में हीमोग्लोबिन न होने की वजह से इनके ब्लड का कोई रोल है ही नहीं। किसमें रोल नहीं है बेटा? तो इनके ब्लड का कोई रोल नहीं होता है आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, तो इसलिए इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से इवॉल्व होगा। और ये बना होता है स्पायरिकल से, ओपनिंग से, बना होता है ट्रैकिया से, और ये बना होता है ट्रैक्यूल से। तीनों लिखा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पायरिकल, ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स। क्लियर है सबको बेटा? अच्छा फिर देखो, फिर कहता है स्पायरिकल जो होता है, ये कहता है स्पायरिकल्स आर द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। एनसीईआरटी से पूछेगा, इनका नंबर पूछेगा आपसे। इनका टोटल नंबर होता है 10 पेयर। हार्ट 13 पेयर था, पैर 3 पेयर था, एंटीना 2 पेयर था, कंपाउंड आई 1 पेयर, एंटीना 1 पेयर था, कंपाउंड आई भी 1 पेयर था, सिंपल आई भी 1 पेयर था। समझ पाया? माउथ पार्ट्स कुल 5 तरह के थे, 5 टाइप्स के थे। देखिए नंबर बड़ा खेल है इसमें। एनल सरसाए 1 पेयर था, एनल स्टाइल 1 पेयर था, लेकिन केवल मेल में था। विंग्स 2 पेयर थे, मेजोथोरेसिक विंग्स और मिड एक पेयर आपके। लेग्स 3 पेयर थे। हार्ट के चैम्बर 13 थे, 13 पेयर नहीं 13 थे। अच्छा उधर भी जाओ, हिपैटिक सीका 6 से 8 था, पेयर नहीं था। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल 100 से 150 था, पेयर नहीं था। बात समझ में आ गया? वैसे इनके में स्पायरिकल 10 पेयर होगा, 10 पेयर दोनों साइड में खुल रहा होगा, 10 पेयर होगा। और इसमें से 2 पेयर थोरेक्स में मिलेंगे और 8 पेयर एब्डोमेन में मिलेंगे। 2 पेयर थोरेक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में। हार्ट के चैम्बर में 3 था आपके थोरेक्स में और 10 था आपके एब्डोमेन में। पेयर नहीं, नंबर, जबकि यहां पे पेयर है। 2 पेयर थोरेक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में। ऑन प्लूरॉन 1 पेयर बिटवीन द प्रोथोरेक्स एंड मेजोथोरेक्स और 1 पेयर बिटवीन द मेजो एंड मेटाथोरेक्स। क्लियर हो गया? और 8 पेयर जो एब्डोमिनल होते हैं, एक खुलता टर्गम मतलब डॉर्सल प्लेट में, बाकी 7 खुलते हैं इसके प्लूरॉन पे। ये इसका स्टेटमेंट याद करिए। नंबर पूछेगा और कुछ पूछेगा नहीं, वैसे ध्यान रखिएगा कि कितने पेयर होते हैं और या थोरेसिक पेयर कितने होते हैं और एब्डोमिनल पेयर कितने होते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक डायग्राम दिखाया आपको समझ में आने के लिए। तो देखिए यहां पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, हम लोग यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉकरोच है, अगर इसका हम बॉडी वॉल को कट कर दे ऊपर से डॉर्सल प्लेट को, तो हमको कहां से स्पायरिकल दिखेंगे? तो देखिए 2 पेयर स्पायरिकल हम लोग को दिख रहा है थोरेसिक रीजन में, एक प्रो और मेजो के बीच में और एक मेजो और मेटा के बीच में 1 पेयर। और उसके बाद एब्डोमेन वाले दिख रहे हैं हम लोग को। और इसमें फिर हम लोग को दिख रहा है कि एक पेयर जो पहला एब्डोमिनल है वो कहां मिल रहा है हम लोग को? डॉर्सल सरफेस पे। इसके अलावा बाकी सब मिल रहा है लैटरल वॉल पे। और इनका नंबर कितना देखो, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है ना। और इनका नंबर कितना होगा? कुल 8 पेयर। टोटल कितने होंगे? 8 पेयर। इसमें 7 पेयर कहां पे होंगे? डॉर्सल सरफेस, लैटरल सरफेस पे, और 1 पेयर कहां पे? डॉर्सल। लेकिन पूछेगा नहीं आपसे, दिया भी नहीं एनसीईआरटी में, केवल आप नंबर याद रखिए। इसमें से मैंने क्या किया है कि एक को आपके लिए इनलार्ज कर दिया, किसी एक को देखिए यहां से डायग्राम ना इनलार्ज करके। इनलार्ज अगर हम करेंगे तो हम लोग को दिखेगा क्या कि हम लोग को दिखता है यहां पर कि स्पायरिकल बाहर की तरफ खुल रहा था, तो वहां पर जो लेटरल प्लेट होती है उसकी ओपनिंग दिखाता है, उसको हम लोग पेरीट्रीम बोलते हैं। ठीक, उसमें आपको वॉल्व और ब्रिसल्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको ब्रिसल्स बोलते हैं, वॉल्व ब्रिसल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे आप पीछे जाएंगे, आपको यहां पे एक बड़ा सा चैम्बर मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, सॉरी, एक बड़ा चैम्बर इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। और एट्रियम के बाद एक लंबी सी ट्यूब मिलेगी, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। हमारे और इसके ट्रैकिया में सबसे बड़ा सिमिलरिटी ये है कि दोनों की वॉल जो होती है नॉन कोलैप्सिबल होती है, मतलब कोलैप्स नहीं करते। लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि हमारे ट्रैकिया पर जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है वो बाहर से पाई जाती है, और वो कैसी होती है? आपका सी शेप्ड होती है, मतलब कि इनकम्प्लीट होती है। लेकिन इनके ट्रैकिया में जो रिंग होती है वो इंटरनल होती है। और दूसरी बात, ये जो रिंग होती है वो काइटिन की बनी होती है, न कि आपकी कार्टिलेज की बनी होती है। दो अंतर समझ में आ गया ना? और ट्रैकिया फिर आगे जा करके खुलता है फाइन ट्यूब्यूल्स, इसका नाम होता है ट्रैक्यूल्स।
और यही ट्रैक्यूल्स जो होते थे साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो हम लोग में ट्रैक्यूल्स के जैसा क्या मिलेगा, एल्विलाई, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। हम लोगों में ट्रैकिया के जैसा इनके क्या मिलेगा, तो हमारा भी ट्रैकिया इनके जैसा होगा, लेकिन अंतर वो रिंग का है, हमारे में बाहर से, इनके में अंदर से। हमारे में सी शेप होती है, इनके में क्वाइल्ड शेप में होती है। समझ आ गया, क्यूटिकुलर रिंग बोलते हैं इसको। तो इनका आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको मिलेगा। अब सवाल ये पता था सर ये रेस्पिरेशन करता कैसे है, तो रेस्पिरेशन ऐसे समझिएगा, ये मान लीजिए आपका कॉकरोच हो गया, ठीक ना। अब कॉकरोच में एक होती है टर्गोस्टर्नल मसल, टर्गम से निकल के स्टर्नम तक जाती है, नाम द टर्गोस्टर्नल मसल्स। और टर्गोस्टर्नल मसल्स जो होती है वो स्टर्नम को ऊपर खींचे, जब ये इसको ऊपर खींचेंगी तो ऐसे कंडीशन में इसका वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसमें हवा निकल जाएगी बाहर। और जब टर्गोस्टर्नल मसल रिलैक्स करती है तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हवा क्या घुस जाएगी अंदर। तो इस तरह से ये अपने टर्गोस्टर्नल मसल से अपने बॉडी कैविटी की साइज को घटाता बढ़ाता रहता है। और जब बॉडी कैविटी की साइज को ये घटाता बढ़ाता रहता है, तो ऐसे कंडीशन में घटाता बढ़ाता जब रहता है, तो ऐसे कंडीशन में एयर आती और जाती रहती है, अंदर आएगी और फिर बाहर निकल जाएगी। तो इनके रेस्पिरेशन में हेल्प कौन कर रहा है, इनके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है इसकी टर्गोस्टर्नल मसल। जैसे हम लोगों में हेल्प करती थी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम ना, वैसे इनके में हेल्प करता है हवा को लेने और निकालने में टर्गोस्टर्नल मसल्स, टर्गोस्टर्नल मसल। बस अंतर ये याद रखिएगा कि जब टर्गोस्टर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एब्डोमिनल कैविटी छोटी हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन हवा निकल जाती है बाहर। और जब टर्गोस्टर्नल मसल रिलैक्स करती है तो हवा आ जाती है अंदर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हवा आएगी अंदर। समझ आ गया। तो ये था बेटा इनका। इसका मतलब एक चीज और याद रखिए जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, हम लोगों में इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, इनके में इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है, पक्का ना। और एक्सपायरेशन जैसे इसका उल्टा होता है। ये था इनका बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है ये भी समझ लो। लिखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया that open through, देखो क्वेश्चन बनाया, 10 pairs of small holes called spiracle present on the lateral side of the body। हालांकि एक इसका एक्सेप्शन है, कौन था इसका, फर्स्ट एब्डोमिनल वाला, वो टर्गम पे था। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू द ट्रैक्यूल्स। और ये ट्रैक्यूल्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। कहता है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स। देखो आगे क्या लिखा है बेटा, फिर लिखा द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिक्टर। वहां पे जो एट्रियम था ना, वहां पे स्फिक्टर लगा होता है, एक मसल का ग्रुप होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। किससे होगा, गैसेस किससे हो रहा, ट्रैक्यूल्स हो रहा है। देखो साफ साफ बताया इसने। दूसरा हम लोग पढ़े थे इसका स्क्रीटरी सिस्टम, वो भी देखो लिख दिया यहाँ पे। स्क्रीटरी सिस्टम इज परफॉर्म्ड बाय मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। Each tubule is lined by glandular and ciliated cell. They absorb nitrogenous waste products and convert them into the uric acid, which is excreted out through the hindgut. फिर देखो, they absorb nitrogenous waste product, जिसको यूरेट सेल ने बनाया था, and convert them into the uric acid. पोटेशियम यूरेट को ये बदल देता है यूरिक एसिड में, which is excreted out through the hindgut। ठीक है, क्योंकि उसी में खुल रहा होता है इलिया में। Therefore, this insect is called यूरिकोटेली। कैसा होगा, यूरिकोटेली। In addition, the fat bodies, देखो लिखा है, in addition, the fat bodies, nephrocyte and यूरिकोज gland also help in excretion। ये भी यूरिकोज के बारे में आपको आगे बताएंगे कि उसके भी जो फ्लूइड होता है मशरूम ग्लैंड का, उसमें भी कुछ मात्रा में पाया जाता है आपका यूरिक एसिड पाया जाता है। तो फैट बॉडीज में मैंने आपको 4 बताया था, मोटू, MOTU, मोटू नाम होगा, माइसिटोसाइट, ओइनोसाइट, ट्रोफोसाइट और यूरेट सेल, इनका काम है एक्सक्रीशन में। फैट बॉडी और नेफ्रोसाइट जो होती है हार्ट के चैम्बर या डॉर्सल डायफ्राम में चिपकी हुई बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। हालांकि इनका फंक्शन बहुत क्लियर नहीं है। तो नेफ्रोसाइट डॉर्सल डायफ्राम से चिपकी हुई बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है जो कि यूरिक एसिड निकालता है सब्सटेंसेस को मिक्स करके अपने फ्लूइड में। तो जब स्पर्मेटोफोर मेल बनाता है तब तक वो अपने साथ में यूरिक एसिड भी निकालेगा स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में। तो यूरिकोज ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, ये भी याद रखिएगा। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है इनका, ये बना होता है आपका
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से और आपका बना होता है किस नर्वस सिस्टम से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। इसको समझाने के लिए मैंने फिर आपके लिए एक डायग्राम, रे डायग्राम बनाया है इसके लिए समझने के लिए अच्छे से। तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है 3 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व रिंग का बना होता है। देखिए यहाँ नर्व रिंग दिख रही है आपको। इसके अलावा ये कैसा होता है, वेंट्रल होता है। और नर्व रिंग के अलावा आपको मिलेगा आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है पेयर्ड गैंग्लियोनेटेड होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि सॉलिड, डबल और 9 गैंग्लियन से बना होता है। 9 पेयर नहीं, फिर याद रखो 9 गैंग्लियन का बना होता है। हम लोगों में जो नर्व कॉर्ड होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी मिड डॉर्सल होती है। और दूसरी खास बात कि ये सिंगल होती है, जबकि इनके पेयर्ड है, 1 पेयर है। और एक मेन खास बात और होती है कि हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो अंदर से हॉलो होता है, जबकि ये कैसा सॉलिड है। ये सॉलिड है, डबल और कंटेन द 9 गैंग्लियन। और जो 9 गैंग्लियन है उसमें से 3 जो होते हैं वो थोरैक्स में होते हैं और 6 होते हैं एब्डोमेन में। समझ में आ गया? तो 3 थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में। 3 थोरैक्स में, 6 एब्डोमेन में। हार्ट चैम्बर याद आ रहा है? 3 थोरैक्स में, 10 एब्डोमेन में। आपको स्पाइरकल याद आ रहा है? 2 थोरैक्स में और 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में। यहाँ पे 9 गैंग्लियन है और 9 गैंग्लियन में 3 थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में। ठीक। अब जब अगला ये उठाएगा बेटा ना, तो आपको नर्व रिंग के बारे में पूछना स्टार्ट करेगा। देखिए हमने आपको मिड वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड को जाते हुए दिखाया है। तो यहाँ देखिए एक आपको नर्व रिंग दिख रही है, और नर्व रिंग से ये नर्व कॉर्ड निकली हुई दिख रही है, जो कि कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। और इस नर्व कॉर्ड में गैंग्लियन दिख रहे हैं, 3 गैंग्लियन थोरैक्स में, और उसके बाद 6 गैंग्लियन जो है आपको कहाँ दिख रहे हैं, एब्डोमेन में। पेयर नहीं, 6 गैंग्लियन दिख रहे हैं आपको, एब्डोमिनल गैंग्लियन। क्लियर? तो अगर हम इसको नर्व रिंग को देखें तो नर्व रिंग जो होती है इसकी ईसोफेगस के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग ईसोफेजियल रिंग भी बोलते हैं। और अगर इस नर्व रिंग को हम लोग आगे से देखें, मतलब और इनलार्ज करके देखें, तो इस नर्व रिंग के हमको पार्ट क्या दिखने वाले देखिएगा। पहले नर्व रिंग समझ लीजिए। तो नर्व रिंग के पार्ट हमको दिखेंगे, ईसोफेगस के ऊपर दिख रहा है हम लोग को एक हिस्सा पेयर्ड गैंग्लियन का, नाम होगा सुप्रा ईसोफेजियल। ईसोफेगस के ऊपर का रिंग सुप्रा ईसोफेजियल। तो ईसोफेगस के ऊपर का जो गैंग्लियन होगा पेयर्ड, उसे बोलेंगे सुप्रा ईसोफेजियल, और यही इसका ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। इससे कुल 3 पेयर नर्व निकलती है। तो हर एक नर्व, एक जाएगी लैब्रम में, एक एंटीना में और एक कंपाउंड में। खुद समझिए, इधर देखिए, ये देखिए उसका हार्ट, इसका क्या होगा, हेड हो गया। और यहाँ पे जो नर्व रिंग है इसकी एक नर्व जा रही है इसके एंटीना में, एक जा रही है कंपाउंड आई में, और एक जा रही है लैब्रम में। किसकी? सुप्रा ईसोफेजियल की। और जो सब ईसोफेजियल नीचे वाला होगा उसका बाकी के माउथ पार्ट्स में जाएगी। फिर समझ पाए कि नहीं बेटा? देखो एक सुप्रा का जा रहा है, एक जा रहा है इसके किस में जा रहा है, एंटीना में, एक जा रहा है उसके कंपाउंड आई में, और एक जा रहा है उसके अपर लिप पे, लैब्रम में। और जो लोअर, जो सब ईसोफेजियल होगा, इसके नीचे की जो गैंग्लियन होगा उसका रेस्ट ऑफ द माउथ पार्ट में जाएगा, जैसे मैक्सिला, मैंडिबल और लेबियम में जाएगा। समझा? तो इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने दिया है हालांकि। तो अगर लोग देखें यहाँ पर, तो जो नर्व रिंग दिख रही है उसका एक हिस्सा कहलाएगा सुप्रा ईसोफेजियल, पेयर्ड होगा जो ब्रेन जैसा रिप्रेजेंट करेगा। फिर एक सर्कमफ्रेंजियल होगा जो इन दोनों कनेक्ट कर रहा होगा, और नीचे का सब ईसोफेजियल, ईसोफेगस के नीचे का हिस्सा, सब मतलब नीचे, सुप्रा मतलब ऊपर, ऊपरा, तो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे नर्व रिंग। और ये प्रेजेंट होगा अराउंड द ईसोफेगस, याद रखिएगा। और दूसरी बात, कंसिस्ट ऑफ देखो, कंसिस्ट ऑफ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, घोड़ा ये नहीं है ना, थोड़ा किसकी बनी होगी, कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन। किसका बना होगा? पेयर्ड गैंग्लियन का ये बना हुआ होगा। समझ में आ गया ना? अब फिर देखो इसके बाद जो है, जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन होगा, तो दोनों गैंग्लियन से एक एक नर्व कॉर्ड निकलेगी, एक नर्व कॉर्ड इससे और एक नर्व कॉर्ड इससे। तो नर्व कॉर्ड कितने निकलेगी? 2। और इस नर्व कॉर्ड में जो 2 नर्व कॉर्ड निकल रही है, इसमें आपको गैंग्लियंस पाए जाएंगे। तो 3 गैंग्लियन जो होंगे थोरैक्स में होंगे, 3 गैंग्लियन कहां पकड़ो, बोलो थोरैक्स में होंगे, और 3 गैंग्लियन कहां पे होंगे, एब्डोमेन में। तो पहला होगा प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, फिर होगा मेसोथोरेसिक, फिर होगा मेटाथोरेसिक। जो प्रोथोरेसिक होगा उससे 6 पेयर नर्व कॉर्ड निकलेगा, सॉरी 6 पेयर नर्व निकलेंगे, दूसरे वाले से 5 पेयर, तीसरे वाले से 5 पेयर।
ठीक है, हालांकि पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन जानते रहिए 6 5 5 याद रख लीजिएगा। उसके बाद एब्डोमिनल सेगमेंट में जब आप आएंगे तो एब्डोमिनल गैंग्लियन होंगे, और एब्डोमिनल गैंग्लियन में हर एक एब्डोमिनल गैंग्लियन से केवल एक पेयर निकलेगा, उसका नंबर होगा 6। कितने होंगे? 6। तो पहला वाला पहले सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में, तीसरे में, चौथे में, लेकिन पांचवा गैंग्लियन पांचवें में ना होकर छठे सेगमेंट में होगा। तो अगर आप उसे पांचवें एब्डोमिनल सेगमेंट में गैंग्लियन ढूंढेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? सीधा आपको छठे सेगमेंट में। तो लिखा फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन ऑन द सिक्स्थ सेगमेंट, ऑन द सिक्स्थ सेगमेंट। और जो छठा वाला होगा, सिक्स जो होगा, वो पाया जाएगा सेवेंथ में, और सबसे लार्जेस्ट गैंग्लियन, लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन होगा और सबसे बड़ा होगा। किसका? एब्डोमेन का। वैसे सबसे बड़ा गैंग्लियन होता है आपका सबसे बड़ा तो आपका सुप्राएसोफेजियल है, लेकिन अगर हम लोग बात करें नर्व रिंग के बाद वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो उसमें सबसे बड़ा गैंग्लियन होता है प्रोथोरेसिक। लेकिन अगर कहता नहीं एब्डोमिनल गैंग्लियन होता है, एब्डोमिनल गैंग्लियन में सबसे बड़ा होता है आपका छठा गैंग्लियन, सिक्स्थ गैंग्लियन। और देखिए सबसे केवल एक एक पेयर निकल रहा है ना, इससे कुल 3 पेयर निकल रहे होते हैं, जो इसके हाइंडर पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये था बेटा इसका आपका क्या बोलते हैं इसको, इसका नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में ये 2 डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए। एनसीईआरटी में आपको इनमें से कोई नहीं दे रखा है, तो इसको समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अगर इसको समझ लेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी कहता है अगर कॉकरोच के हेड को काट दे तो क्या होगा। तो देखो इस पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं ना, इस पे जो नर्व सप्लाई है उसके लगभग हर एक सेगमेंट में है। तो अगर उसके हम इस हेड वाले पार्ट को काट भी दें तब भी उसको नर्व सप्लाई तो हर जगह बनी रहेगी ना। तो टर्बोस्टेरनल मसल का मूवमेंट तो होता ही रहेगा, तो सांस तो ले ही पाएगा, वो तो मरेगा क्यों। कोई भी एनिमल की डेथ जो होती है ऑक्सीजन की कमी से होती है, मेन केसेस में, मुख्य केसेस में। जब वो सांस ले रहा होगा और बिना खाए वो 30 से 35 दिन तक, 40 100 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो वो मरेगा कैसे? फिर वो मरेगा, अगर आप उसका हेड काट देते हैं तो वो खाने की कमी से नहीं मरेगा, वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरेगा, वो मरेगा इन्फेक्शन हो जाने से। क्योंकि जो हिस्सा उसका कटा होगा उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उससे मरेगा वो। चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में। तो एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, इसके एनसीईआरटी में लिखा है इसके, अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के लिए लिखा है इसने कि द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। कहा होगा वेंट्रल, लिखा 3 गैंग्लियन लाई इन द थोरेक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। 6 पेयर नहीं, 6 इन द एब्डोमेन। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी फैला होता है। साफ साफ दिख रहा है हम लोग को ना, नर्व सिस्टम निकली हुई है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड में कोई थोड़ा सा पार्ट होता है, while the rest is situated along the ventral belly part of its body. So now you understand that if the head of cockroach is cut off, अगर काट दिया जाए, it will still lie for as long as 1 week in the head। अच्छा 1 वीक तक जिंदा रहा, और हम इसको इन्फेक्शन से बचा लेंगे ना तो ये और भी जिंदा रह सकता है, लेकिन इन्फेक्शन से मरेगा। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंट, क्वेश्चन बनेगा, इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व टू। 3 निकल रही थी, तो एक एंटीना को, एक कंपाउंड आई को, है ना, और एक जाएगा अपर लिप को, लैब्रम को। नहीं लिखा है इसमें, केवल 2 ही लिखा है, एंटीना और कंपाउंड है। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, देखिए अभी आगे दिखाएंगे आपको। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प और एनल सरसाई। सबको याद करिए, एंटीना किसके लिए था? टच के लिए। आई किसके लिए? फोटो रिसेप्टर देखने के लिए। मैक्सिलरी पल्प टच, स्मेल और स्वाद तीनों के लिए था। लेबियल पल्प ये भी मेनली किसके लिए था? टच और स्मेल के लिए था। और एनल सरसाई किसके लिए था? वाइब्रो रिसेप्टर था, जो वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा था। सब तो आपको पता है ना, पहली क्लास में लोग समझ गए थे। द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल, अब देखो आईज सिचुएटेड द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। तो ये डॉर्सल एकदम टॉप पे मिलेगा, डॉर्सल सरफेस पे। और हर एक आंख, अच्छा इसका शेप कैसा होगा? तो इसका शेप ब्लैक किडनी शेप होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हर एक कंपाउंड आई, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। 2000 जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ओमेटिडिया।
एक को ओमेटिडियम, विथ द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कई इमेज रिसीव करता है। दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोज़ेक विजन, याद रखिएगा, इसको मोज़ेक विजन कहते हैं, याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा ये। विद, अब देखो ये क्वेश्चन बना, विद मोर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ज्यादा मतलब कि लगभग सबकी इमेज बना रहा है, बट लेस रिजोल्यूशन, लेकिन उसका रिजोल्यूशन बढ़िया नहीं है। मतलब कैमरा तो 50 हजारों लगा रखे हैं, लेकिन कैमरा की मेगा पिक्सेलिटी खराब है, रेजोल्यूशन खराब है। सब 2 कौड़ी का कैमरा, तो कैमरा तो हजारों लगा रखा है, लेकिन कैमरे की जो रिसीविंग क्षमता है, मेगा पिक्सेलिटी है, वो इसकी बहुत खराब है, बट लेस रेजोल्यूशन। समझ में आ गया ना। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, और ये अक्सर कब हमने बताया था कैसा होता है, नॉकटर्नल होता है, और नॉकटर्नल इसकी विजन कैसी होगी, नाइट विजन होगी, और ऐसी विजन को नॉकटर्नल विजन बोलते हैं। और चूंकि कई इमेज एक साथ बना, तो नाम होगा मोज़ेक विजन। समझ में आएगा बेटा ये। तो ये था बेटा इसका नर्वस सिस्टम। तो हम लोग लगभग इसकी सारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ गए कॉकरोच की। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, स्पर्मेटोफोर क्या होता है, स्पर्मेथिका क्या होता है, ऊथिका क्या होता है, एक ऊथिका में कितने अंडे होते हैं, ऊथिका कितने निकालता है एक कॉपुलेशन के बाद, निम्फल स्टेज क्या होती है, अडल्ट क्या होता है, अडल्ट और निम्फ में अंतर क्या होता है, मॉल्टिंग कैसी होती है, मॉल्टिंग का नाम क्या होता है, कितनी बार मॉल्टिंग करता है, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे आसानी से एक क्वेश्चन आपको मिलता है और उसका 4 नंबर आपके लिए फ्री में है। थैंक यू बेटा।